अलविदा। आखिर क्या चाहती थी पूजा? पूजा सुबह से गुमसुम बैठी थी। आज उसकी छोटी बहन आरती दिल्ली से वापस लौट रही थी। उसको आरती के वापस आने की सूचना रात को ही मिल चुकी थी। साथ ही इसी बात की भनक मिल गई थी कि लड़के ने आरती को पसंद कर लिया है और आरती ने भी अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है। उसको लगा था कि इस स्वीकृति ने न केवल उसके साथ अन्याय किया है बल्कि उसके भविष्य को भी तहस नहस कर डाला है। पूजा आरती से 4 बड़ी थी, लेकिन आरती अपने स्वभाव, रूप एवं गुणों के कारण उससे कहीं बढ़कर थी। वह स्कूल में अध्यापिका थी। विवाह में देरी होने के कारण पूजा का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। उनके पिता दोनों पुत्रियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे, इसलिए बड़े बेटे को भी उन्होंने विवाह की आज्ञा नहीं दी थी। उन्हें भय था कि पुत्र अपने विवाह के पश्चात युवा बहनों के विवाह में दिलचस्पी ही नहीं लेंगे। पिता पुत्र आए दिन खबरों में पूजा के विवाह के लिए विज्ञापन देते रहते। कभी पूजा के माता पिता, कभी पूजा स्वयं लड़के को और कभी पूजा को लड़के वाले नापसंद कर जाते और बात वहीं की वहीं रह जाती। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, लेकिन पूजा का विवाह तय नहीं हो पाया। वह अब पड़ोस में जाकर आरती की बुराइयां करने लगी थी। एक दिन पूजा सामने वाली उषा दीदी के घर जाकर रोने लगी। दीदी, मेरे लिए जितने भी अच्छे रिश्ते आते हैं वे सब मुझे ठुकरा कर आरती को पसंद कर लेते हैं, इसलिए मुझे आरती की शक्ल से नफरत हो गई है। मैंने भी पक्का फैसला कर रखा है कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा मैं आरती का विवाह भी नहीं होने दूंगी। उषा दीदी पूजा को समझाने लगी, यदि तुम्हारे विवाह से पहले आरती का विवाह हो भी गया जाए तो क्या हर्ज है। शायद आरती के ससुराल की रिश्तेदारी में तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा वर मिल जाए। ऐसे जिद करके आरती का जीवन बर्बाद करना उचित नहीं है। लेकिन पूजा का एक ही तर्क था, जब मैं बर्बाद हो रही हूँ तो दूसरों को क्यों आबाद होने दूँ। 2 वर्ष तक लाख जतन करने के बाद भी जब तक पूजा का विवाह निश्चित नहीं हुआ तो वह काफ़ी हद तक निराश हो गई थी। आरती अध्यापन कार्य करने के पश्चात शाम को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाकर अपने आप को व्यस्त रखती थी। पूजा सुबह से शाम तक माँ के साथ गृहस्थी के कार्यों में उलझी रहती। वह यह भी भूल जाती कि अधिक पकवान, चाट पकौड़ी खाने से उसके शरीर का बेडोल होता जा रहा था। पिता ने हार कर अपने दोनों बड़े पुत्रों की शादी कर दी थी। बड़े बेटे का एक मित्र मनोज उनके परिवार का बड़ा ही हितैषी था। उसने आरती से शादी करने के लिए अपने एक अधीनस्थ सहयोगी को राजी कर लिया था। मनोज ने आरती के पिता से कहा, चाचा जी, आप चाहें तो आरती का रिश्ता आज ही तय कर देते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, आरती तुम्हारी अपनी बहन है। मैं कल ही किसी बहाने आरती को तुम्हारे साथ अम्बाला भेज देता हूँ। चूँकि मनोज का परिवार भी अम्बाला में रहता था, इसलिए आरती के बड़े भाई तथा मनोज के परिवार के लोगों ने ज़्यादा शोर किए बगैर आरती की शगुन की रस्म अदा कर दी। विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी। चंडीगढ़ में पूजा को इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया था। घर के सारे कार्य गुप्त रूप से किए जा रहे थे ताकि पूजा किसी प्रकार की अड़चनें पैदा ना कर सके। अचानक एक दिन पूजा को एक पत्र बरामदे में पड़ा हुआ मिला। वह उत्सुकतावश पत्र को एक सांस में ही पढ़ गई। पत्र के अंत में लिखा था, आरती की गोद भराई की रस्म के लिए हम लोग रविवार को 4 बजे पहुंच रहे हैं। पढ़ते ही पूजा के मन में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार गए। उससे झूठ बोला गया कि अम्बाला में मनोज के बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से आरती को वहां भेजा गया था। उसे लगा कि इस घर में सब लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। उसने पत्र से अम्बाला का पता डायरी में लिखा और पत्र को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। 2 दिन के पश्चात लड़के के पिता के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आरती मंगली लड़की है। यदि इससे आपने पुत्र का विवाह किया तो लड़का शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। पत्र पढ़ते ही उस परिवार में शमशान जैसी खामोशी छा गई। वे लोग सीधे मनोज के घर पहुंच गए।
लड़के के पिता गुस्से से बोले, आप जानते थे कि लड़की मंगली है, फिर आपने हमारे परिवार को ही बर्बाद करने का क्यों निश्चय किया? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। मनोज ने उन लोगों को समझाने की काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन बिगड़ी बात संवर न सकी। चंडीगढ़ से पूजा के बड़े भाई को अंबाला बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया। पत्र देखने पर पता चला कि यह पूजा की लिखावट नहीं है। उसके पास तो अंबाला का पता ही नहीं था और न ही आरती के रिश्ते की बात की उसे कोई जानकारी थी। चंडीगढ़ आने पर बड़े भैया उदास एवं दुखी थे। पूजा से इस बात की चर्चा करना बेकार था। घर का वातावरण एक बार फिर से खामोश हो चुका था। उषा दीदी की बड़ी लड़की नीलू पूजा से सिलाई सीखने आती थी। एक दिन कहने लगी, पूजा दीदी, आपने जो चिट्ठी किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखवाई थी, उसका क्या हुआ? आरती के कानों में इस बात की भनक पड़ गई और वह झटपट माँ तथा भाई को बताने भाग गई। 2 दिन पश्चात पूजा की माँ ने उषा के घर जाकर नीलू से सारी बात उगलवा ली और पूजा दीदी ने ही मनोज भाई साहब के रिश्तेदारों को तंग करने के लिए उससे चिट्ठी लिखवाई थी। आरती और पूजा में बोलचाल बंद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे घर का वातावरण सामान्य हो गया। पूजा और आरती चुपचाप अपने अपने कामों में लगी रहती। आरती स्कूल जाती और फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती। पूजा उसे अच्छे अच्छे कपड़े जेवरों में देखकर कुड़ती और फिर उसका गुस्सा उतरता अपनी भाभीियों तथा बूढ़े पिता पर। मैं पैदा ही तुम्हारी गुलामी करने के लिए हुई थी, क्यों नहीं रख लेती मेरे स्थान पर एक माई? स्कूल की अध्यापिकाएं आरती को समझाती, अब भी समय है, यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले तो तुम स्वयं ही कोशिश करके विवाह कर लो। आरती की एक सखी ने अपने ममेरे भाई के लिए उसको राजी कर लिया था और उसके साथ स्वयं दिल्ली जाकर उसका विवाह तय कराई थी। आरती की शादी की बात पूजा को बता दी गई थी। पूजा ने केवल एक ही शर्त रखी थी, आरती की शादी में जितना खर्च होगा उससे दुगना धन मेरे नाम से बैंक में जमा कर दो, ताकि मैं अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाऊं। विवाह का दिन नज़दीक आता जा रहा था। बाहरी रूप से पूजा एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। पिता ने मोटी रकम पूजा के नाम बैंक में जमा करवा दी थी। आरती को उपहार देने के लिए पूजा ने अपने विवाह के लिए रखी हुई 2 बेहद सुंदर चादरें एवं गुड्डे गुड़िया का जोड़ा निकाल लिया था, ताकि छोटी मोटी अन्य कई कशीदाकारी की चीज़ें भी थी। आरती के विवाह का दिन आ गया। पूजा सुबह से ही भाग दौड़ में लगी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा था, इसलिए दहेज के सामान का कमरा ऊपर की मंजिल पर निश्चित किया गया था और विदा से पूर्व दूल्हा दुल्हन उसमें आराम भी कर सकते थे। उस कमरे की चाबी आरती की बड़ी भाभी को दे दी गई थी। पूजा ने सामान्य से सूट पहन रखा था। उसकी माँ ने 2-3 बार गुस्से से भी डांटा, आज भी ढंग के कपड़े नहीं पहनी तो फिर 4 सूट बनवाने की ज़रूरत ही क्या थी? पूजा ने पलटकर जवाब दिया, अब सूट बदलने का क्या फ़ायदा, मुझ कई काम निपटाने हैं। माँ बड़ी खुश हुई कि इसके मन में कोई मलाल नहीं। बेचारी कितनी भाग दौड़ कर रही है। पूजा अपने कमरे में बार बार आ जा रही थी। भाभी समझ रही थी कि शायद माँ उसे ऊपर काम के लिए भेज रही है और आरती समझ रही थी कि शायद अधूरे काम पूरे कर रही है। दरअसल पूजा अपने दहेज के लिए सजेग कर रखी हुई सभी चीज़ों को छिपा कर बांध रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने जेवर भी डब्बों में बंद कर दिए थे। बारात आने में केवल 1 घंटा शेष रह गया था। आरती को मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर भेज दिया गया था और पूजा घर में ही अपने आप को संवारने लगी थी। उसने बढ़िया सूट पहना और श्रृंगार इत्यादि कर पंडाल में पहुंच गई। सब रिश्तेदारों से हंस हंस कर बतियाती रही। निश्चित समय पर बारात आई तो बड़े चाव से पूजा आरती को जयमाला के लिए मंच पर ले गई। इसके पश्चात पूजा किसी बहाने से भाभी से चाबी लेकर पंडाल से खिसक गई। बारात ने खाना खा लिया तो घर के लोग भी खाना खाने में व्यस्त हो गए। अचानक बड़ी भाभी को ख्याल आया कि पूजा ने अभी खाना नहीं खाया। उसे बुलवाने किसी बच्चे को भेज दिया तो पता चला कि पूजा ऊपर वाला कमरा ठीक कर रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। काफ़ी देर बाद भी पूजा नीचे नहीं उतरी। माँ स्वयं उसे बुलाने ऊपर पहुंच गई। तब पूजा ने कहा,
मैं दूल्हा दुल्हन का कमरा ठीक कर रही हूँ, 5 मिनट का काम बाकी है। माँ और दूसरे लोग नीचे फेरों की तैयारी में व्यस्त हो गए। रात 1 बजे तक भी फेरे पूरे हो चुके थे, लेकिन पूजा नीचे नहीं आई थी। घर के लोग डर रहे थे कि बार बार बुलाने से शायद वह गुस्सा ना कर बैठे और बात बाहर आने लोगों में फैल जाए, इसलिए सभी अपने कामों में काबू में रह गए थे। दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए भेज दिया जाने लगा था, तो भाभी ने सोचा कि पहले वह जाकर कमरा देख लें। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बिस्तर पर फूल इत्यादि बिखरे पड़े थे। साथ ही एक लिफाफा भी रखा हुआ था। पत्र आरती के नाम था। प्रिय आरती, मैंने अभी सभी प्यारी चीज़ें तुम्हारे विवाह के लिए बांध दी है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। पैसा भी पिताजी को लौटा रही हूँ। केवल मैं अकेले ही जा रही हूँ। पूजा। भाभी ने पत्र पढ़ लिया, लेकिन उसे किसी को भी नहीं दिखाया और वापस आकर दूल्हा दुल्हन को आराम करने के लिए उसके कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद अचानक ही आरती भाभी से पूछ बैठी, भाभी जी, पूजा दिखाई नहीं दे रही है, क्या सो गई है? भाभी ने कहा, हाँ, मैंने ही सिरदर्द की गोली देकर उसे अपने कमरे में भिजवा दिया है। थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगी। भाभी दौड़कर पति के पास पहुंची और उन्हें छिपाकर पत्र दिखाया। पत्र पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आने लगी। बड़े भैया सोचने लगे कि अगर माता पिता से बात की तो वो लोग घबरा कर कहीं शोर न मचाते। अभी तो आरती की विदाई भी नहीं हुई है। भैया भाभी ने सलाह की कि विदा तक कोई बहाना न कर, इस बात को छिपाना ही होगा। विदाई की सभी रस्में पूरी की जा रही थी। माँ ने 2-3 बार पूजा को आवाज़ लगाई, लेकिन भैया ने बात को संभाल लिया और माँ चुप रह गई। सुबह 8 बजे बारात विदा हो गई। आरती ने सबसे गले मिलते हुए पूजा के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, सो रही है, कल शाम तो तेरे घर पार्टी में हम सब पहुँच ही रहे हैं, फिर मिल लेना। बारात के विदा होने के बाद अधिकांश मेहमान भी जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए। 10 बजे के लगभग बड़े भैया पिताजी को सही बात बताने का साहस जुटा ही रहे थे कि सामने वाली उषा दीदी का नौकर आया। भाभी जी, मालकिन बुला रही हैं, जल्दी आई हैं। भाभी तथा भैया दौड़कर वहां पहुंचे। वहां उषा दीदी और उनके पति गुमसुम खड़े थे। पास ही जमीन पर कोई चीज़ ढकी पड़ी थी। उषा तो सदमे से भूत ही बनी खड़ी थी। उनके पति ने बताया कि नौकर छत पर कपड़े डालने आया था तो पूजा को एक कोने में लेटा देखकर घबराकर नीचे दौड़ आया और उसने बताया कि पूजा दीदी ऊपर सो रही हैं। लेकिन यहाँ आकर कुछ और ही देखा कि बड़े भैया ने पूजा के ऊपर से चादर हटा दी। उसने कोई जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली थी। समीप ही एक पत्र भी पड़ा हुआ था। लिखा था, पिताजी, जब तक आपके पास यह पत्र पहुँचेगा तब तक मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। आरती को तो आपने केवल विदा ही किया था, लेकिन मैं आपको अलविदा कह रही हूँ। मैं आरती के विवाह में सम्मिलित नहीं हुई, इसलिए मेरी विदाई में उसे ना बुलाया जाए। आपकी बेटी पूजा। माँ बाप और भाइयों को दुख था कि पूजा को पालने में उनसे कहीं गलती हो गई थी, जिससे वह इतनी संवेदनशील और जिद्दी हो गई थी और अपनी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर वे सख्ती से पेश आए होते तो शायद बात इतनी न बिगड़ती। पूजा न केवल बहन से ही बल्कि पूरे घर से ही कट गई थी। जिस लड़की ने जीते ही जी उनकी शांति भंग कर रखी थी, उसने मृत्यु के बाद भी कैसा अवसाद भर दिया था उन सबके जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।